कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.3 हम करा रहे थे। प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल करा रहे थे। तीसरा सवाल कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हों तथा Q बराबर 0 इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है आपका। मान लीजिए माना x बराबर है कितना 0.47 बार। 47 बार का मतलब है कि x बराबर हो जाएगा 0.4777। इस तरह से 77 लिखते चले जाएंगे। 7 रिपीट हो रहा है। अब 10 से गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा? 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा कीजिए तो 10x बराबर हो जाएगा 4.7। ठीक है, 4.7 पावर बार हो जाएगा। ठीक है, अब ये समीकरण कौन सा था? ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। 10 से हमने गुणा कर दिया। अब समीकरण फर्स्ट को 100 से गुणा करने पर तो 100x बराबर हो जाएगा। इसको सेकंड मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट को 100 से गुणा करने पर 100 से गुणा कर दीजिए। देखिए क्या बचता है। 100x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 47.77, यानी 100x बराबर हो जाएगा 47.7 पावर बार। ये हो जाएगा समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड करने पर, समीकरण थर्ड माइनस समीकरण सेकंड करने पर क्या हो जाएगा? 100x माइनस 10x बराबर हो जाएगा 47.7 माइनस 4.7। ये बार रहेगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 90x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा आपका? 43 प्राप्त हो जाएगा। और x बराबर हो जाएगा 43/90, यानी x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू है, अतः ये लिख देंगे, अतः x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.47 पावर बार बराबर हो जाएगा 43/90। ये आपका समीकरण हमको प्राप्त हो गया। इसी में तीसरा दिया हुआ है। देखिए ये दिया हुआ है 0.001 बार बराबर है x के। ठीक है, 0.001 बार बराबर x के, यानी मान लेते हैं x बराबर दिया हुआ है 0.001 बार। अब ये 3 को हटाना है तो 1000 से गुणा कर दीजिए। ये समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुणा कर दीजिए। गुणा करने पर समीकरण फर्स्ट को 1000 से गुणा करने पर कितना प्राप्त हो जाएगा? देखिए इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 1000x बराबर हो जाएगा, इसको 1000 से गुणा करेंगे तो 1.001 पर 0 हो जाएगा, यानी 3 इधर बढ़ जाएगा तो 1000x, यानी ये समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए तो 2 कितना है? 1000x माइनस x
बराबर हो जाएगा 1.001 बार माइनस 0.001 बार, यानी 99,999,999x बराबर हो जाएगा 1 के। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं अगला वीडियो बनाता रहूं, और बेल आइकन को दबाइए। जैसे ही बेल आइकन को दबाएंगे जितना हम सारे वीडियो बनाएंगे आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाएगा, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई कितनी, 1/999। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ गया। अब प्रश्न नंबर चौथा देखिए। प्रश्न नंबर चौथा क्या कहता है, प्रश्न नंबर चौथा कहता है कि 0.9999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की साक्षरता पर चर्चा कीजिए। अब इसकी उत्तर की साक्षरता पर चर्चा करते हैं। तो माना x बराबर है 0.99999, इस तरह लिखते चले जाइए, चाहे जितनी बार लिख दीजिए, ये डैश 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 है। x बराबर हो जाएगा 0.9 पावर बार, 0.9 पावर बार हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। आप समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा कर दीजिए। समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा करने पर, समीकरण फर्स्ट को 10 से गुणा कर दीजिए तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 10x बराबर हो जाएगा 9.9 बार। अब ये समीकरण सेकंड हो गया। समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट कर दीजिए, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट कर दीजिए। समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट करने पर तो क्या प्राप्त हो जाता है, समीकरण फर्स्ट में से 10x माइनस एक्स बराबर 9.9 बार माइनस 0.9 बार, तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा 1। तो अतः x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 1 आ गई। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है छठा, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? यानी जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी उससे पहले अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हल में देख लीजिए। ये कह रहा है 1/17 में हर जो है 17 है, अतः 0 और 17 को छोड़कर 0 और 17 को छोड़ दीजिए। 1 से 16 तक की कोई भी संख्याएं शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती हैं। 1 से 16 तक की कोई भी संख्या शेषफल के रूप में प्राप्त हो सकती है। शेषफल के रूप में क्या होगी, ये प्राप्त हो सकती है जिन पर भाग की क्रिया संभव है। इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति अवश्य हो जाएगी। इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति जो है अवश्य हो जाएगी, यानी अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। अंकों की पुनरावृत्ति अवश्य हो जाएगी। अतः 1/17 के प्रसार की पुनरावृत्ति खंड में अधिकतम अंकों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। 1/17 के प्रसार में 1/17 के प्रसार में खंड में 1/17 के प्रसार में अधिकतम अंक कितने होंगे, अधिकतम अंक 16
हो सकते हैं, अधिकतम अंक 16 हो सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को इसको शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक छात्र और छात्राएं इसका लाभ ले सकें। अब देखिए इसका हम अगला देखते हैं, कैसे हम भाग करते हैं ये देखते हैं। 1/17 है, अब देख लीजिए इसका भाग हम कर रहे हैं 1/17, यानी 17/1। तो कितनी बार जाएगा इसको ध्यानपूर्वक देखिए। दशमलव बढ़ा के यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, फिर 1 0 बढ़ा लिया, फिर 1 0 बढ़ा लिया, 17×5 = 85। 17×5 कितना हो गया? 85। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 बचेगा। 85 में से हो गए 15 और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। फिर कितनी बार जाएगा? 8 बार। कितने में? 17 × 8 = 136। 17 × 8 = 136, तो 136 हो गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14 आ जाएगा। इसको 1 0 बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद 17 × 8 = 136, 136 ही हो जाएगा। फिर इसमें कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 40, 4 आ जाएगा। 1 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17 दूना 34 हो जाएगा। 34 और 6, यहाँ पर 6 0 बढ़ा लेंगे। 17 × 51, 17 × 51 हो जाएगा। फिर 9 हो जाएगा, 1 0 बढ़ा लेंगे। 17×5 85 हो जाएगा। 17×5 85। अब इसके बाद यहाँ कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 0 बढ़ा लेंगे। 17 × 17 दूना 34, 17 × 51, 17 दूना 34 हो जाएगा। यहाँ 34 में ये 16 बच जाएगा। 1 0 बढ़ा लेंगे। 17 × 9 = 153, 17 × 9 = 153, 153 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा? 70, 1 0 बढ़ा लेंगे। फिर 17 × 4 = 68, 17 × 4 ये हो जाएगा 68। फिर 17 × 4 = 68 हो जाएगा। फिर यहाँ 20 बचेगा, 1 0 बढ़ा लेंगे, 2 बचेगा, तो 17 × 9 = 17, 17 × 9 = 17। यहाँ कितना बचेगा? 3 बचेगा। फिर 17 × 9 = 17। फिर यहाँ कितना बचेगा? 13 बचेगा। फिर 17 × 7 = 119, 17 × 7 = 119। 119 में कितना बचेगा? 11 बचेगा। 1 0 बढ़ा लेंगे। और 17 × 7 = 119, 17 × 6 = 102, 17 × 6 = 102। यहाँ पर 102 हो जाएगा। 80 बचेगा। फिर 17×5 = 7 हो जाएगा। 6 और 7 4 7, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 0 भी उतारेंगे। 117, 117 ये 6 ही रहेगा। 1176, 1176। 17 7 7 49, 7 9 7, 8 9 10 11। 17 7 119, 17। अब यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 17×5 = 85, 17×5 = 85, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68, 17 × 4 = 68 जाएगा। ये कितने बार जाएगा? अब देखिए 120, 17, 30 17, 130, 119, 110,
80 80 68, 17 चौका 68, ये 68 कर दीजिए, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 120 हो गया, 120 हो गया, 17 सत्ते 119, 119 हो गया। अब यहाँ बचेगा कितना, 0100। अब 0100 यहाँ से पुनरावृत्त होने लगती है तो 417, फिर 05, जैसे 05888, ये 05888 आएगा यहाँ पर, तो इन अंकों की पुनरावृत्ति होने लगती है। तो ये अंक कौन कौन से हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है, देखिए अंकों की जो पुनरावृत्ति हो रही है, यहाँ पर जब 100 आएगा तो यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 1/17 बराबर हो जाएगा 0.588239411767, ठीक है, 0.058223451176447, ठीक है, 47 यहाँ से, फिर 47 के बाद ये इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है तो यहाँ तक ही आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक हो गए। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, यानी 5882352942352, यहाँ पर 29411764764 तो इस तरह से कितने अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, ये अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 05 88 23 52 94 11 7647, इन अंकों के बाद इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये सवाल में क्या कहता है, सवाल में कहता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इसमें देखिए हमने विभाजन क्रिया कर दिया है, हमने ये प्राप्त कर लिया है 0588822947647, फिर 05888 प्राप्त हो जाएगा, 7647, ये इस तरह से ये प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से इसकी जो है पुनः जो है ये पुनरावृत्ति होने लगती है। तो इस तरह से इसमें 16 अंक आएंगे और यहाँ तक के अंक जो हैं ये यहाँ से फिर से इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो यह इतना अधिकतम संख्या इसकी हो सकती है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको भाग करना है। भाग करने के बाद जितने आपको प्राप्त होंगे अंक वही आपके अंकों की संख्या होगी। 1/17 है, इसका मतलब अंकों की संख्या जो है वो 16 से अधिक नहीं हो सकती, 16 के बाद उसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। तो ये सवाल नंबर आपका जो 5वां था वो भी कंप्लीट हुआ है। आप उसके बाद छठा सवाल देख लीजिए। छठा सवाल कहता है आपका कि P/Q के रूप में परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण दीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। P/Q के रूप में की परमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनके एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। अब देखिए इसके सवाल। अब ये कहता है कि P/Q के रूप में दशमलव परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, परमेय संख्याओं
का दशमलव प्रसार तभी शांत होगा P बटा Q का दशमलव प्रसार जो है तभी शांत होगा जब P को Q से भाग देने पर शेषफल शून्य हो, यानी P बटा Q बराबर आ जाए 0। P बटा Q बराबर कितना आ जाए? अगर 0 आ जाए तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा और Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। P बटा Q 0 आ जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 हो और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो उसकी वैल्यू नहीं निकलेगी। अब देखिए नंबर 1 क्या है? 2, 4, 8, 16, 32 ये सब क्या हैं? 2 अथवा 2 की कोई घात हैं। 2 अथवा 2 की कोई घात हैं। 2 अथवा 2 की कोई घात है। दूसरा देख लीजिए 5, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, ये क्या है? 5 या 5 की कोई घात है। 5 अथवा 5 की कोई घात है, ठीक है। और तीसरा देख लीजिए 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो। 2 की किसी घात और 5 की किसी घात का गुणनफल हो, गुणनफल हो। यानी परमेय संख्या को शांत होने के लिए क्या होना पड़ेगा? परमेय संख्या को शांत होने के लिए ये होना पड़ेगा कि P बटा Q के रूप में हो, Q शून्य ना हो और P और Q के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जो उसका हर हो वो 2 अथवा 2 की घात हो या 5 अथवा 5 की कोई घात हो या 2 और 5 की घात का गुणनफल हो, तभी जो है दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा शांत नहीं होगा। तो अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात Q को 2 अथवा 5 अथवा इनकी किसी घात के बराबर होना चाहिए, के बराबर होना चाहिए। किसी घात के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। अथवा 2 की किसी घात और 5 की किसी घात के गुणन के बराबर होना चाहिए। अथवा 2 की किसी घात और 5 की किसी घात के गुणन के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ये अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अवसानी, अनवसानी, अनावर्ती है। देखिए दशमलव प्रसार एक होता है शांत होता है
एक शांत आवर्ती होता है, यानी उसकी पुनरावृत्ति होती है। एक शांत अनवसानी होता है, यानी अशांत एवं अनावर्ती होता है, जिसकी ना तो एक निश्चित अंकों के बाद समाप्त होता है, ना तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, तो अशांत और अनावसानी होता है या शांत अनावर्ती होता है। तो सातवां देखिए, ठीक है। ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती हो, अनवसानी और अनावर्ती हो। तो क्या हो सकता है हल में? √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, पाई हो सकता है, इस तरह से इत्यादि का दशमलव प्रसार इत्यादि का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, ये कह लीजिए अशांत अनावर्ती, सीधे कह लीजिए अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती है। ऐसी संख्या सीधे दशमलव प्रसार के रूप में लिखी जा सकती है, के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हमने √2 लिख दिया, √3 लिख दिया, √5 लिख दिया, और भी संख्या लिख दी। जैसे नंबर में लिख दीजिए 0.01, 001, 000, 401, इस तरह से ये समाप्त नहीं हो रही है। ए मान लीजिए इसको, बी मान लीजिए 0.02, 002, 000, 402, इस तरह से मान लीजिए। सी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए 0.03, 003, 003, 403, इस तरह से इसका जो है मान जो है पूरा निकल नहीं रहा है, ना तो पुनरावृत्ति हो रही है, ना मान निकल रहा है। इसलिए इसके दशमलव प्रसार जो होंगे अशांत एवं अनावर्ती होंगे। अगला सवाल कहता है, 8वां सवाल, परमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब 5/7 का निकाल लीजिए पहले। परमेय संख्या कितनी है? 8वां देखिए, 5/7 परमेय संख्या है। 5/7 परमेय संख्या है 5/7। अब 5/7 को 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.714285। भाग कर लीजिएगा, 7 से 5 को भाग करेंगे इतना आएगा। इसके बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगेगी। और 9/11 में कितना आ जाएगा? 9/11 को जब हल करेंगे तो आ जाएगा 0.818181, इस तरह से आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं 0.81 का पार। ठीक है। अब 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11 के बीच 3 अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या लिखनी है। 3 अपरमेय संख्या लिखनी है हमको। वो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? 3 अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? अपरमेय संख्या देखिए, जिसे लिख दीजिए 0.730, ठीक है। फिर 7300, 7340, इस तरह से 73, ऐसे इस तरह से लिख देंगे। ये पहला हो गया अपरमेय संख्या। दूसरी अपरमेय संख्या क्या हो जाएगी? 0.750, 7500, 75000,
75 इस तरह से हो सकती है। तीसरी अपरमेय संख्या कौन हो सकती है? 0.80, 800, 8000, 840 इस तरह से ये आपकी परमेय संख्या हो सकती है इस तरह से। अब देखिए इसके बीच में आ गया, ये अपरमेय संख्या है? नहीं है, अपरमेय संख्या। तो इस तरह से इसको हम मान निकाल सकते हैं। 9वां सवाल देख लीजिए। 9वां सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्या परमेय है और कौन कौन सी संख्या अपरमेय है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन की संख्याएं परमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरमेय हैं। तो देखिए 9वां सवाल, √23 पहला है 9वां का, √23 अंडर रूट 23 का मान निकालेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाता है 4.79583। √23 का मान निकाल लिया आपने। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट में हमको बताइएगा, हम रूट के मान निकाले जाते हैं कक्षा 6, 7, 8 में आपने पढ़ा था, वो आपको बखूबी आता होगा। लेकिन अगर नहीं निकाल पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, हम √23 का मान निकाल देंगे। ठीक, तो इस तरह से मान निकालते चले जाएंगे। इसका पूरा मान नहीं निकलेगा। इसका पूरा मान क्या हो जाएगा? वो नहीं निकलेगा। ना तो अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ना पूरा मान निकलेगा। तो ये दशमलव प्रसार, अनुआसानी और अनावर्ती है। दशमलव प्रसार क्या है? अनुआसानी और अनावर्ती। अनुआसानी और अनावर्ती। आसांत और अनावर्ती लिख सकते हैं, अनुआसानी और अनावर्ती है। ठीक है, इसका पूरा मान नहीं निकलता है 23 का। ठीक है, 23 का पूरा बात नहीं निकलता है। अब आ जाइए, √23 के बाद है 225 सेकंड नंबर है 225। अब 225 225, और जब 225 का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 225 का मान हो जाएगा आपका 15 225। ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15.00। तो ये क्या हो जाएगा? एक प्रकृति संख्या है, परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। कौन सी संख्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। ठीक है, ये परमेय संख्या हो जाएगी। उसके बाद तीसरा दिया है 0.3796। तीसरा दिया है 0.3796। ये भी क्या होगी? परमेय संख्या हो जाएगी। ये पूरा दिया है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये परमेय संख्या आपकी हो जाएगी। और चौथा दिया है 7.478478 इस तरह से दिया है। ये डॉट लगा है, तो डॉट लगा है का मतलब क्या हो जाएगा? 7.478, फिर 478 यानी 7, ये हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं? बराबर 7.478, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और 478 ये कितना हो जाएगा? इसको देखिए 478 तो कितना प्राप्त हो रहा है? ये परमेय संख्या होगी। दशमलव प्रसार अनुसानी आवर्ती है, तो ये परमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। अशांत है, अनावर्ती है, तो ये कौन सी संख्या होगी? अशांत है परंतु अशांत और आवर्ती है। अशांत है परंतु ये आवर्ती है, इसलिए कौन सी संख्या होगी? ये परमेय संख्या होगी, क्योंकि अशांत है परंतु आवर्ती है। तो ये कौन सी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी। अब 5वां नंबर आ जाइए। 5वां नंबर कौन सा कहता है? 1.10100010001 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा?
इसका जो दशमलव प्रसार होगा अनुसानी एवं अनावर्ती होगा। ठीक है, अशांत एवं अनावर्ती होगा, अशांत और तथा अनावर्ती होगा, अशांत एवं तथा अनावर्ती, अशांत तथा अनावर्ती होगा। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती होगा। अब आइए प्रश्नावली, इसी में आ जाइए प्रश्नावली 1.4। 1.4 क्या कहता है प्रश्नावली में, देखिए आप लोग, एक आता है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। तो संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण हम कैसे करते हैं, इसके बारे में इसमें दिया हुआ है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण कैसे करेंगे, इसके बारे में अगर हम अभी सवाल को सॉल्व करेंगे तो उसकी सहायता से हम देख लेंगे कि संख्या रेखा पर संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। तो एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं कि संख्या रेखाओं पर संख्याओं का निरूपण कैसे करते हैं। हमने एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए 2 है, यहाँ पर ये लाइन 2 है और ये 3 है। तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, यहाँ 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 2.10 यानी 3 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर बीच में इसका जो मान लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में उसका मिनिमम वाला और राइट हैंड साइड में उसका मैक्सिमम वाला मान लेते हैं और इस तरह से इसके संख्याओं का निरूपण कर देते हैं। तो संख्याओं का निरूपण हमको प्राप्त हो जाता है। तो दशमलव संख्याओं का निरूपण हम अब इसी चैप्टर में 2-3 सवाल दिए हुए हैं दशमलव संख्याओं का निरूपण, तो उसको हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जैसे हम वीडियो बनाएं तुरंत आप तक पहुंच जाए। अब देखिए इसके सवाल, देखिए इसका सवाल देख लेते हैं। ठीक है, इसका हम सवाल देख लेते हैं। यह है प्रश्नावली 1.8 का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.7645 को दिखाइए। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को दिखाइए। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवर्धन करने के लिए एक लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक लाइन खींच लेते हैं। वैसे पेंसिल से खींचना चाहिए, लेकिन हम पट्टी के सहायता से खींच लेते हैं इसको, पेन की सहायता से खींच लेते हैं। ये हम संख्या रेखा बना देते हैं। यहाँ पर ये संख्या रेखा हो गई। यहाँ पर एक लाइन इधर बना दिया, एक लाइन इधर बना दिया और सवाल दिया है 3.75। अब 3 दिया हुआ है तो 3 और 4 के बीच में दिया हुआ है, तो 4 यहाँ बना लेंगे, 4 हम खींच लेंगे यहाँ। ये संख्या रेखा है, ये क्या है आपकी संख्या रेखा है, संख्या रेखा है आपकी। तो 4 हम यहाँ खींच लेते हैं, 4 हमने यहाँ खींच लिया, ये 4 ले लिया और 3 हमने यहाँ खींच लिया, ये 3 ले लिया। 4 और 3 खींच लिया मैंने, ये 4 खींच लिया, ये 3 खींच लिया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया हमारा और ये हो गया 3। ठीक है, 4 और 3 हमने ले लिया। अब 4 और 3 के बीच में हम संख्या रेखाओं को खींचेंगे तो 3.76 है, तो 3.1। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 खानों में, तो 3.1, 3.2, 3.4 इस तरह से खींच लेंगे। तो यहाँ हम 10 खानों में इसको हम डिवाइड कर देंगे लगभग। तो 10 खाने कौन कौन से हो जाएंगे, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4 पॉइंट। तो ये हो जाएगा, एक एक लाइन खींच जाएंगे इसको। इस तरह से हम इसको खींच लेते हैं। देखिए बहुत आसान तरीका है इसका। यहाँ पर ऐसे डॉटेड लाइन बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर डॉटेड लाइन यहाँ पर बना दीजिए आप इस तरह से।
डॉटेड लाइन आपने खींच लिया और इसको खींच लीजिए। यहाँ पर आप जो खींचना चाहते हैं ये हो जाएगा आपका। इस तरह से मिला दीजिए, हाथ से ही मिला दीजिए, टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बनेगा लेकिन समझ में आ जाएगा, जल्दी हो जाएगा आपका। तो हमने हाथ से मिला दिया है इसको, इस तरह से इसको हाथ से हमने मिला दिया है। तो ये 3.1 हो जाएगा। 3.1, 3.2, 3.3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और 4 हो जाएगा। अब 3.7 ले लीजिए। 3.7 ये है आपका। 3.7 कौन सा प्राप्त हो गया? 3.7। 3.7 ये हो गया। और 3.7 और 3.8 के बीच में हमको लेना। 3.7 और 3.8, 3.7 ये है और 3.8 और 3.7 ये ले लिया और 3.8 ये ले लिया। तो 3.7 को हमने यहाँ खींच लिया। अब एक लाइन और खींच लेते हैं यहाँ से, इस तरह से। इसका बनाने का तरीका देख लीजिए ये। और 3.7 को यहाँ से ले लिया हमने। 3.7 ये हो गया आपका और 3.8 ये ले लिया मैंने। 3.8 हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। 3.8 को हमने ये ले लिया। 3.7 और 3.8, ये 3.8 हो गया आपका। ये 3.7 हो गया ये और 3.8 हो गया। और 3.7 के बाद और 3.8 रखेंगे तो 3.7 हो गया। 3.7 ये हो गया 3.7 और ये हो जाएगा 3.8। अब 3.81, 3.71, 3.72, 3.73, तो इस तरह से 3.71, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8 ये हो गया आपका। अब देखिए 3.76 कहाँ पड़ता है? 3.76 ये हो गया। ये इसको मिला दीजिए। 3.76 यहाँ पर आ गया आपका। 3.76 यहाँ पर देखिए, 3.76 यहाँ आ गया, इसको मिला दीजिए। यहाँ पर देखिए 3.76 ये आ गया सब, इसको यहाँ मिला दीजिए। अब 3.76 कहाँ आ गया? 3.76 ये आ गया 3.76। और 3.76 के बाद 3.5 है, 3.765, तो 3.76 और 3.7, 3.76 यहाँ 3.76 और 3.77। अब इसके बीच में खींच लीजिए। 3.76 और 3.77 यहाँ पे ले आइए, इसको खींच लीजिए यहाँ पर। तो ये 3.76 हो जाएगा। यहाँ पर 3.76, यहाँ आ जाइए 3.76, ये खींच लीजिए 3.76 और 3.77 यहाँ हो जाएगा। 3.77 ये हो जाएगा 3.77, 3.77 यहाँ से मिला लीजिए, ये हो जाएगा 3.77। इस सीधे लाइन में रहेगा 3.77 ये आपका ये प्राप्त हो गया आपको। ये हो जाएगा 3.76 और 3.76 और 3.77। अब 3.761, 3.76 जीरो हो जाएगा ये। 3.761, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, ये 3.7 हो जाएगा। अब 3.7 ये कहाँ प्राप्त होता है? 3.765, 3.765, 3.765 हमको ये प्राप्त होता है यहाँ पर। तो ये आपका हो जाएगा संख्या रेखा पर 3.765, 3.765 ये आपका संख्या रेखा पर निरूपण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इस निरूपण को हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम इस निरूपण को प्राप्त कर लेते हैं और इस तरह से संख्या रेखाओं पर ये निरूपण हमको प्राप्त हो जाता है।
तो इस तरह से संख्या रेखाओं पर हम किस तरह से निरूपण करते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। 3.765 खींचना है तो 3 पॉइंट यहाँ ले लेंगे, 7 यहाँ ले लेंगे, 3.7 से यहाँ चलेंगे और 3.7 और 3.8 यहाँ लेंगे। 3.7 और 3.8 के बीच में 3.6 आ जाएगा, 3.6 ले लिया और 3.6 के बीच में 3.6 और 3.7 के बीच में 3.65 हो जाएगा। तो इस तरह से खींच लेंगे। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम इसका निरूपण कर लेते हैं। एक और देख लीजिए, 2 दिया हुआ है, दशमलव 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर ये दिया हुआ है। इसका दूसरा सवाल दिया हुआ है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए। 4.26 को दर्शाना है 4 संख्या रेखा पर 4.26 को। तो 4.26 का मतलब क्या होता है? मतलब होता है 4.2626, ये हो जाएगा 4.2626। तो 4.2 4.3 खींच लीजिए पहले। यहाँ देखिए बहुत आसानी तरीके से खींच लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, इसको समझ लीजिए कैसे दर्शाना होता है। तो ये हो जाएगा 4.2 हो जाएगा और ये 4.3 हो जाएगा, 4.2 4.3। अब इसको ऐसे डॉटेड खींच लीजिए, रफली हम बना रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और 4.3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें, अब देख लिए 4.26 और 4.27, ये 4.26 और 4.27 के बीच में इसको फिर खींचते। 4.26 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा 4.26 और 4.27, यहाँ इसको खींच लीजिए एक लाइन, यहाँ से रफली खींच लीजिए। 4.26 तो 4.260 यहाँ जाएगा 4.260, यहाँ जाएगा 4.270 हो जाएगा। अब यहाँ जाएगा 4.261 4.262 4.263 4.264 4.265, इस तरह से ये आपका 4.266 4.267 4.268 4.269, इस तरह से हमने खींच लिया। अब 4.26 4.23 4.26 ये है और 4.263 है, तो इसके बीच में खींच लेंगे, यहाँ पर एक ले आएंगे, यहाँ 4.26 और 4.263 यहाँ पर खींच लेंगे। 4.26 और 4.263 के बीच में इसको खींच लेंगे, यहाँ पर खींच लेंगे। यहाँ 4.26 ये कितना हो जाएगा 4.26 और 4.263 4.2620 4.2620 और ये यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा जो प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 4.26 और 26, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इस तरह से हम खींच लेंगे तो इसका पूरा मान हम प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको रफली डायग्राम बना दिया है और बहुत ढंग से बना दिया है। पहला ढंग से सिखा दिया है, दूसरा भी रफली हमने सिखा दिया है। तो चैनल को इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और अगर कहीं पर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, वो कमेंट करें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब आइए अगला, करणी आते हैं। करणी किसे कहते हैं? करणी, एक चैप्टर में करणी दिया हुआ, तो करणी किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। करणी के बारे में, तो यदि किसी धन परमेय संख्या का कोई मूल पूरा पूरा ज्ञात न किया जा सके, यदि किसी धन परमेय संख्या धन परमेय संख्या का पूरा पूरा मूल्य
पूरा पूरा मूल ज्ञात ना किया जा सके अगर हम पूरा पूरा मूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो उस मूल को करनी उस मूल को करनी अथवा अपरमेय संख्या कहते हैं। करनी अथवा अपरमेय संख्या कहते हैं। इसे ऐसे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह के साथ, इस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। ठीक है। ठीक है। प्रत्येक करणी एक अपरमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक अपरमेय संख्या एक करणी नहीं होती। प्रत्येक करणी क्या होती है? प्रत्येक करणी एक अपरमेय संख्या होती है, एक अपरमेय संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। प्रत्येक करणी एक अपरमेय संख्या होती है, प्रत्येक अपरमेय संख्या, परंतु प्रत्येक अपरमेय संख्या करणी नहीं हो सकती, करणी नहीं हो सकती है। प्रत्येक अपरमेय संख्या क्या हो सकता है? करणी नहीं हो सकती है। अब करणी की घात देख लीजिए। करणी की घात, किसी करणी को घात को उस संख्या से व्यक्त किया जाता है जिससे मूल को व्यक्त करते हैं। जैसे लिखा हुआ है n, मान लो लिखा हुआ है a करणी n है, तो फिर n घात की करणी है। मैं क्या कहते हैं? n घात की करणी, n घात की करणी है, n घात की करणी है। अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 घात की करणी, 3 लिखा है तो 3 घात की करणी। अब करणियों के नियम आ जाइए। करणियों के नियम आ जाइए, थोड़ा सा देख लीजिए। आप एयरथोर्थ में पढ़ चुके हैं। जैसे दिया हुआ है करणी a पावर n, तो बराबर किसके हो जाएगा? ये a के बराबर हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है नियम कि करणी a और इंटू b, तो क्या हो जाएगा? करणी ab, a इंटू बी हो जाएगा। n घात की करणी है, a घात की करणी n है, b घात की करणी n है, तो a b घात की करणी n के बराबर हो जाएगी। तथा इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर a पावर a की करणी n है और b की करणी n है, तो इसको लिख सकते हैं a बटा b की करणी n। इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है। और तीसरा अगर इस तरह से है, तीसरा किस तरह से है? m n a की करणी n है, n की करणी m है, मान लीजिए इस तरह से है। मान लीजिए a है, इसकी करणी है n, ठीक है, और a पावर an की करणी है m, तो क्या लिख सकते हैं इसको? a की करणी mn लिख सकते हैं। a की करणी क्या लिख सकते हैं? mn लिख सकते हैं। ये तीसरे का पहला हो गया। तीसरे का b पॉइंट हो गया। तीसरे का b पॉइंट कितना हो जाएगा? a करणी m है और इसकी करणी n है, तो क्या लिख सकते हैं? mn, a की करणी mn लिख सकते हैं। और c क्या लिख सकते हैं? c में है m n, a की करणी nm है, इंटू फिर a की करणी mn है, m
एन ए है तो इसको हम ए की करणी एम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका आगे का हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे सवाल देखते हैं, इसके सवाल कैसे हल होंगे। तो आइए देखते हैं इसके सवालों को। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं इसका। करणी का प्रमेयकरण, प्रमेयकरण कैसे कहते हैं करणी का। इस तरह से एक और नियम इसका है। चौथा अगर है इस तरह से ए पावर पी करणी n है और ए पावर पी एम करणी एम एन, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, एम से गुणा भाग कर सकते हैं। करणी का प्रमेयकरण, करणी का परिमेयकरण, परमेयकरण, करणी का परमेयकरण कैसे कहते हैं। किसी करणी के परमेयकारी गुणांक से करणी के अंश तथा हर को गुणा करके हर का परमेयकरण हो जाता है। किसी करणी की परमेयकारी गुणांक से करणी के अंश तथा हर को गुणा करने पर हर का परमेयकरण हो जाता है। ठीक है, लिख दें इसको। देखिए इसमें लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं। किसी करणी के प्रमेयकारी गुणांक, किसी करणी के प्रमेयकारी गुणांक से करणी के अंश तथा हर को गुणा करने पर हर का प्रमेयकरण हो जाता है। हर का प्रमेयकरण हो जाता है। हर का प्रमेयकरण हो जाता है। अब आइए अगला सवाल देखिए। इसके अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्नावली है आपकी, अगली प्रश्नावली है, प्रश्नावली आगे है 1.5। 1.5 के सवाल देखते हैं। क्या कहता है। 1.5 कहता है कि बताइए नीचे दी संख्या में कौन परमेय और कौन अपरमेय है। तो परमेय जानते हैं, यदि शांत है तो परमेय है, शांत आवर्ती है तो परमेय है, अशांत और अनावर्ती है तो अपरमेय है। तो इसको देख लेते हैं। पहले का पहला देख लेते हैं। सवाल ये क्या कहता है। पहले का पहला सवाल देखिए। पहले का पहला कहता है 2 - √5। 2 - √5। अब देखिए 2 - √5 क्या है। 2 परमेय है और √5 अपरमेय है। तो परमेय और अपरमेय जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये अपरमेय होगा। अपरमेय होगा, ये क्या प्राप्त होगा, अपरमेय। 2 परमेय है, √5 अपरमेय है, तो परमेय माइनस अपरमेय, तो अपरमेय प्राप्त होगा। समझ में आ गया। दूसरा है इसी का, दूसरा है 3 + √23 - √23। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 + √23 - √23। √23 कट गया, कितना बचा, ये 3 बचा। तो ये क्या हो जाएगा, ये परमेय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये परमेय। ये क्या है, परमेय। ठीक है, तीसरा आ जाइए। कक्षा 9 गणित में ZM क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बता रहे हैं कि करणी का प्रमेयकरण कैसे करते हैं। तो किसी करणी के प्रमेयकारी गुणांक से
परमेय किसी करणी के परमेयकारी गुणांक से करणी के अंश और करणी के अंश और हर को गुणा करने पर हर का परमेयकरण हो जाता है। ठीक है, किसी करणी के परमेयकारी गुणांक से करणी के अंश और हर को गुणा करने पर हर का परमेयकरण हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर किताब दिया हुआ है प्रश्नावली 1.5 में, तो मान लीजिए करणी है तो 1/2 है, तो 1/√2 को हर का परमेयकरण करना है, तो 1/√2 को ऊपर नीचे √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो हर का परमेयकरण हो जाता है। अब आइए देखते हैं सवाल ये करते हैं। कहता है प्रश्नावली 1.5 में कहता है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परमेय है और कौन कौन अपरमेय है। तो नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन संख्या परमेय है और कौन कौन संख्या अपरमेय है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए नीचे दी हुई संख्याएं हैं, कौन कौन से परमेय हैं और कौन कौन से अपरमेय हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहले का पहला प्रश्नावली 1.5 है ये प्रश्नावली 1.5 और पहले का फर्स्ट है 2 - √5। तो देखिए 2 परमेय हो गया और √5 अपरमेय हो गया। 2 क्या हो गया, एक परमेय हो गया, ये परमेय संख्या होगी, ये अपरमेय संख्या होगी। तो परमेय और अपरमेय का अंतर हमेशा अपरमेय होता है, इसलिए हो जाएगा ये अपरमेय। परमेय और अपरमेय का अंतर हमेशा अपरमेय होता है, इसलिए हो जाएगा ये अपरमेय। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है 3 + √23 - √23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 + √23 - √23, अंडर रूट कट गया, 23 बचा 3। तो 3 क्या है, एक परमेय है। 3 क्या है, एक परमेय है, ये परमेय संख्या होगी, ये परमेय संख्या होगी। 3 जो होगी एक परमेय संख्या होगी और ये जो होगी वो अपरमेय संख्या होगी। तो इस तरह से ज्ञात कर लेते हैं। पहले का थर्ड देख लीजिए। पहले का थर्ड है, किताब में कह रहा है 2/7/7/7 2/7/7/7। अब 2/7 तो 7 कट जाएगा, 7 कट जाएगा तो 2/7 आ जाएगा। अब 2/7 देखिए परमेय है कि अपरमेय है, इसका देखिए जो, अब देखिए 2/7, 7 से 2 को डिवाइड कर लीजिए, दशमलव बढ़ा 0 बढ़ा देंगे, 7 दूनी 14, 14 6 20, 7 9 8 7 8 8 7 56, 8 7 56 कितना आया, 40 आया। 7 5 35, 5 आया। 7 6 42 कितना आया, 8 आया। ठीक है, 7 7 49, 7 बार जाएगा, 7 बार ले जाइए इसको, 7 7 49, 1 आया, 0 आ गया। अब 7 7 49, 7 1 7, यहाँ जगह 3, 7 4 28, 28 2 30।
ठीक है, 7 दूनी 14, ये इसकी पुनरावृत्ति होने लगी, यहाँ पर इसकी पुनरावृत्ति होने लगी, तो ये भी परमेय संख्या होगा, परमेय होगा। परंतु कौन सी परमेय संख्या होगी? ये जो परमेय संख्या होगी, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, आप देख लीजिए। ये जो परमेय संख्या होगी अशांत एवं आवर्ती परमेय संख्या होगी। अब सवाल में इसमें ये लिखा है, किसी सवाल में ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है, तो 2/7/2/√7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.5, प्रश्नावली 1.5 का जो आंसर आ रहा है वो देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.5 जो है आंसर, यहाँ देखिए 1.5 यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 1.5 के जो आंसर आ रहे हैं, 1.5 का जो सवाल नंबर पहले का तीसरा है वो परमेय है, तो ये परमेय होगा, ये भी एक परमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से देख लेते हैं। और इसका चौथा आ जाइए, चौथा कितना दिया हुआ है? चौथा दिया हुआ 1/√2, 1/√2। तो √2 जो है अपरमेय है, और अपरमेय को 1 से भाग करेंगे तो ये अपरमेय आएगा, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी? ये अपरमेय संख्या। पाँचवा कितनी आ जाएगी? पाँचवा आ जाएगी 2π। 2 परमेय है, पाई अपरमेय है, तो परमेय गुणे अपरमेय, तो ये अपरमेय संख्या हो जाएगी। ये भी क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्नावली 1.5 के पहला सवाल हो गया। प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न नंबर दूसरा आ जाइए, आंसर नंबर दूसरा आ जाइए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो सरल करना है व्यंजक को, देखिए पहला व्यंजक है 3 + √3, 3 + √3 इंटू 2 + √2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 × 6 + 2√3 + 2√3 + √6, तो कितना हो जाएगा? ये सॉल्व हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 + ये 2√3 और 2√3, ये आंसर आ जाएगा। 2√3 प्लस यहाँ देखिए 6 + 3√2, ये 3√2 होगा। 3√2 + 2√3 + 6, तो ये आंसर हो जाएगा 2√3 + 3√2 + 6। यही इसका जो है वो आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे जैसे हम वीडियो बनाएं आपके पास इसका लिंक पहुंच जाए। और अब इसका अगला सवाल देखते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे का दूसरा कहता है, देखिए 3 + √3 है, 3 + √3 इंटू है ये 3 - √3। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3 × 3 = 9 - 3√3 + 3√3 - 3√3 √3 इंटू √3, तो हो जाएगा 9 - √3 कट जाएगा, ये √3 कट जाएगा, 3√3 कट जाएगा, और √3 3 आ जाएगा, और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसका तीसरा देख लीजिए, बहुत आसान है तीसरा भी। √5 + 2√2 का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab लगा दीजिए, तो a²
5 का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2√5√2 इंटू √2 का होल स्क्वायर, ये लगा दीजिए। तो √5 5 प्लस 2√10 प्लस 2 √2 हो जाएगा 2 के बराबर। तो 5 to 7 प्लस 2√10 हो जाएगा। ये इस तरह से लगा सकते हैं, या 5√5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 अलग अलग कर लीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए तो a² प्लस 2ab प्लस b² की सहायता से आ जाएगा। चौथा है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। ये फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर a² माइनस b²। तो इसका फार्मूला होता है, ये देखिए, ये फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी रखा हुआ है, तो a² माइनस b² हो गया। तो 5 का रूट 5 होता है और 2 का रूट जो होगा 2 होगा, तो 5 माइनस 2 बराबर 3 आ जाएगा। अब ये सवाल ये कहता है, ये ज़रा देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा तीसरा सवाल है, लेकिन ज़्यादा आसान है ये भी। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, जहाँ पाई बराबर c/d। ये इस तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो क्या इस आपको ये याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, यानी परिधि बराबर होता है किसके? व्यास बटे परिधि। मान लीजिए सी है, वृत्त की परिधि बटे व्यास को पाई से लिखते हैं। इस तत्व का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमेय। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए सवाल को, अब देखिए हल में देख लीजिए। इसने दे दिया है पाई बराबर है c/d। सी क्या है? ये है वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि बटा है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास है, वृत्त की परिधि है और वृत्त का व्यास है, पाई बराबर। जब सी या डी को किसी स्केल से नापने पर हमें लगभग ही मान प्राप्त होती है। जब हम सी तथा डी को किसी स्केल से मापने पर लगभग ही माप प्राप्त होती है। सी और डी को मान नापिए तो एक ही मान प्राप्त होता है, जिससे ज्ञात होता है कि सी तथा डी परमेय अपरमेय संख्याएं हैं। परमेय या अपरमेय संख्याएं हैं। अब क्या ज्ञात होगा? परमेय है कि अपरमेय है। इसी कारण हमें सी व डी को परमेय संख्या समझने का भ्रम पैदा होता है। इसी कारण क्या होता है? इसी कारण हमें सी व डी को परमेय संख्या समझने का भ्रम पैदा होता है कि परमेय संख्या है, और सी व डी के अनुपात पाई को परमेय संख्या समझने
की ओर अग्रसर होते हैं और सी व डी को सी व डी के अनुपात को परमेय संख्या समझने का भ्रम पैदा होता है। और सी और डी की माप ही अंतर्विरोध की अनुभूति कराती है। अब सवाल नंबर 4 आ जाइए। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? कहता संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इसको कैसे निरूपित करेंगे? पहले रेखाखंड खींच लेंगे। एक रेखाखंड ए बी बराबर हम खींच लेंगे 9.3। तो खींच लीजिए, ये 9.3 खींच लेते हैं। इस तरह से एक रेखाखंड खींच लेते हैं 9.3। ए बी हम 9.3 एक रेखा खींच लेते हैं और इसको एक्स की ओर आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो ए बी बराबर है, ठीक है। तो ए बी जो है 9.3 यहाँ पर खींच लेते हैं और यहाँ पर सी जो है 1 सेंटीमीटर तक इसको और बढ़ा देते हैं। यानी रेखाखंड ए बी जो है 9.3 खींच लेते हैं और बी से सी और एक्स तक बढ़ाते हैं और बी से सी के बीच में एक दूरी 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब ए सी का मध्य बिंदु, इसको आधे से अधिक दूरी लेकर चाप लगा देते हैं। आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप लगा देते हैं। यहाँ पर ये कट करता है एक चाप, यहाँ पर एक चाप अधिक से अधिक दूरी लगा लेते हैं। जो ए सी का व्यास ए सी जो है, यहाँ एक आधे से अधिक दूरी लेकर हम एक चाप लगा लेते हैं। इस तरह से इसको कट कर देते हैं, फिर से बना लेते हैं। इसका देखिए, यहाँ से एक हम खींच लेते हैं ए बी। आपको प्रकार से खींचना है। यहाँ सी ले लिया, यहाँ एक्स ले लिया और यहाँ पर एक कट मार दिया इस तरह से। यहाँ पर सी तक एक कट मार दिया। यहाँ पर एम इसका मध्य बिंदु हो गया। ए सी के मध्य ए से बी डी लंब खींच देते हैं और यहाँ पर बी डी जो है एक लंब खींच देते हैं। यहाँ पर बी डी एक जो है बी डी लंब खींच देते हैं। यहाँ पर बी डी को लंब खींच देते हैं। केंद्र बी से बी डी त्रिज्या का चाप लगा, जो बी एक्स को पी पर काटता है। जो बी एक्स को यहाँ से एक चाप लगा देते हैं, जो बी एक्स को बिंदु पी पर यहाँ पर एक काट देता है। किस पर काटता है? एक बिंदु पी पर काट देता है ये। अब जो पी पर काट देता है, बीपी के समांतर एक संख्या रेखा खींचते हैं तो बीपी इंगित करता है। बीपी कितना हो जाएगा? बीपी एक जो है इंगित कर लेंगे तो बीपी बराबर हो जाएगा कितना? 3.05। 9.3 का अंडर रूट बराबर 3.04 या 3.05। अब ये सवाल आप करेंगे चांदे और प्रकार की सहायता से। पहले हम ये खींच लेते हैं। यहाँ पर एक बी सी जो है 9.3 खींच लिया और यहाँ पर एक ए बी जो है 9.3 खींच लिया और यहाँ बी सी से 1 सेंटीमीटर बढ़ाया
और इसका लम अर्धक ले लिया, यहाँ सी पर काटता है, और इसका लम खींच दिया और लम को लेकर यहाँ से खींच दिया और बीपी हमारा जो मान आ गया वो निकल गया। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम जो है प्रकार से इसको बना देंगे। वैसे बहुत आसान है, प्रकार से बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम इसको बना लेते हैं और इसको जो है लिख लीजिएगा इसको रचना, और अगर इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित के हर का परमेकरण कीजिए। निम्नलिखित के हर का परमेकरण करना है। निम्नलिखित के हरों का परमेकरण कीजिए। तो चलिए हर का परमेकरण कैसे करना है उसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं परमेकरण हम कैसे करते हैं। आइए 1/7। ये सवाल नंबर 5वां है। 5वें का पहला है 1/7। 1/7 का अंडर रूट है तो क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। 1/7, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया तो कितना कट जाएगा, ये 1/7 √7 हो जाएगा। √7 7 हो जाएगा तो √7/7 हो जाएगा। तो ये हर का परमीकरण हो जाएगा। परमीकरण कर लेते हैं। दूसरा आते हैं 1/√7 माइनस √6। तो परमीकरण कैसे करते हैं, परमेयीकरण कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हर से डिवाइड कर देते हैं। 1/7 माइनस 1/√6 है तो इसको हर से डिवाइड कर देंगे। हर से डिवाइड कर देंगे कितना, 1/√7 प्लस 1/√7 प्लस √6 और √7 प्लस 6, यानी इसका चिन्ह जो है चेंज कर देते हैं। प्लस का माइनस कर देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर लिया तो √7 प्लस √6। आइए √7 a² माइनस b², a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 अपान √7 का हो जाएगा 7 माइनस 6 तो 1 हो जाएगा। तो √7 प्लस √6/1 हो जाएगा। ये हर का परमीकरण हो गया। ठीक है, √7 प्लस √6 हो जाएगा। थर्ड आ जाइए। थर्ड में आ जाइए 1/√5 प्लस √2। हर का परमीकरण करना √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2। अब ये ऊपर नीचे गुणा कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से, तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 और √5 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2 और √5 का 5 और 2 का 2, तो ये कितना हो जाएगा, √5 माइनस √2/3 ये हो जाएगा। इसके बाद आइए चौथा सवाल आ जाइए। इसी का चौथा देखिए 1/√7 माइनस 2, तो √7 प्लस 2, √7 माइनस 2 और √7 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, √7 प्लस 2, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √7 7 माइनस 4 तो √7 प्लस 2/3 ये इसका माना जाएगा। अब आइए घातांक के नियम जान लीजिए थोड़ा सा। घातांक के नियम, घातांक के नियम के अनुसार इसके सवाल लगेंगे। अगर a पावर m है गुणे a पावर n है तो गुणे में घात जुड़ता है a पावर m प्लस n हो जाएगा। दूसरा, ये पहला घातांक का नियम है। दूसरा घातांक का नियम है कि अगर a पावर m पावर n है तो ये गुणा हो जाएगा a पावर m इंटू a पावर n, ये दोनों m और n
गुणा हो जाएंगे। तीसरा घातांक का नियम है, अगर ये दिया हुआ है a पावर m बटा a पावर n, तो a पावर m गुणे a पावर माइनस n हो जाएगा। अब ये गुणा होके a पावर m माइनस a पावर n हो जाएगा। ठीक है। चौथा नियम है a पावर m और b पावर n दिया हुआ है, तो a पावर m और b पावर m दिया हुआ, तो हो जाएगा a b पावर m हो जाएगा। यानी दोनों का गुणा होके इसका मान प्राप्त हो जाएगा। 8th में पढ़ चुके हैं आप लोग। प्रश्नावली 1.6 प्रश्नावली 1.6 का आइए अब सवाल देखते हैं घातांक के नियम के बाद। ज्ञात कीजिए प्रश्नावली 1.6 का पहला सवाल देखिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां ये सवाल लगाएंगे। पहले का पहला, दूसरा, तीसरा लगाते हैं। तो पहले का पहला देखिए, पहले का पहला है 64 पावर 1/2। ठीक है, तो 64 को तोड़िए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 1 2 3 4 5 6, ये पावर कितना है? 1/2 है। तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 6 गुणे 1/2, यानी 2 पावर 6/2, यानी 2 पावर 3। 2 पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पहले का दूसरा देखिए कितना है आपका? 32 पावर 1/5, 32 पावर 1/5। देखिए 32 पावर 1/5, अब 32 पावर 1/5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32 पावर 1/5, तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 5 गुणे 1/5, तो कितना हो जाएगा? 2 पावर 5 गुणे 1/5, 5 5 कट जाएगा, 2 पावर 1 बराबर कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब तीसरा आ जाइए। तीसरा कहता है 125 पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा? 5 गुणे 50 25 पंचे 125 पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा? 5 पावर 3 गुणे 1/3, ये 3 3 से कट जाएगा, 5 पावर 1 बराबर 5 हो जाएगा। अब दूसरे का पहला आ जाइए, 9 पावर 3/2, 9 पावर 3/2, तो 3 गुणे 3 पावर 3/2, यानी 3 गुणे 2 और 3/2, ये 2 2 कट जाएगा, यानी 3 पावर 3। 3 पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 3 × 3 × 3 बराबर 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा। अब दूसरा आ जाइए, दूसरे का दूसरा आ जाइए। दूसरे का दूसरा देखिए, 32 पावर 2/5, 32 पावर 2/5। अब 32 को क्या ले सकते हैं? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, 32 पावर 2/5, तो 2 पावर 5 गुणे 2/5, 5 5 कट गया, 2 पावर 2, यानी 2 पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया। कितना हो गया इसका मान? 4 हो गया। अब इसका थर्ड देखिए, दूसरे का थर्ड आइए, दूसरे का थर्ड कहता है 16 पावर 3/4, 16 पावर 3/4 मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 पावर 2 दूनी 4, दूनी 8, 16 पावर 3/4, यानी 2 पावर 4 गुणे 3/4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, 2 पावर 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, यानी 2 पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चौथा आ जाइए, दूसरे का चौथा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 125 पावर 1/3, तो कितना हो जाएगा? 25 25 पंचे 125 पावर 1/3,
यानी 5 पावर 3 गुणे 1/3, 3 3 कट गया, 5 पावर 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब तीसरे का आइए, तीसरे का फर्स्ट आइए, देखिए तीसरे का फर्स्ट ये है 2 पावर 2/3 और 2 पावर 1/5। सरल कीजिए तीसरे का फर्स्ट, ये है 2 पावर 2/3 और 2 पावर 1/5। गुणे में घात जुड़ता है तो 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, तो कितना हो जाएगा 2 लघुत्तम हो जाएगा इसका 15, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 और 5 3 15 और 3, तो कितना हो जाएगा 2 पावर 13/15, 2 पावर 13/15। दूसरा देखिए, इसी का दूसरा देखिए 1/3 पावर 3 1/7, वो पावर 7 दिया हुआ है, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 1 पावर 7/3/3 पावर 7। 1/7 का मतलब 1/7 का पावर 1 ही हो जाएगा, और 3 पावर 7 यानी 3 पावर 21। अब ऊपर चला जाएगा तो 3 पावर -21 हो जाएगा। अब आ जाइए तीसरा सवाल, इसका तीसरा सवाल कितना है 11 पावर 1/2 और 11 पावर 1/4, तो कितना हो जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4, और 11 हो गया लघुत्तम इसका हो गया 4, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो 11 पावर 1/4, ये 11 पावर 1/4 इसका आंसर हो गया। चौथा सवाल आइए, चौथा सवाल है 7 पावर 1/2 गुणे 8 पावर 1/2, तो 7 गुणे 8 पावर 1/2, 7 8 56 पावर 1/2। तो इस तरह से ये सारे चैप्टर, पहला चैप्टर आपका समाप्त हो गया। और स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे जैसे मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन उसका तुरंत पहुंच जाए। तो इस तरह से पहला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। धन्यवाद।